नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सीटेट 2024 के बारे में, जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके ईवीएस सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। सेंट्रल में सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है सर। ओके डियर टीचर्स, तो हम लोग ईवीएस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र जो हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो लोग फर्स्ट टाइम सीटेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 2 बार 3 बार से वो लोग जो लोग सीटेट फेल हो जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। और इसलिए इस वीडियो को अच्छे से स्किप न करते हुए अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम आते हैं पहले अपने जो कंटेंट है उसको डिलीवर करते हैं। देखते हैं क्या है। परिवार का मतलब क्या होता है? फैमिली। इंग्लिश में बोले तो फैमिली 2 टाइप्स की होती है, एकल परिवार और जॉइंट फैमिली। एकल परिवार में कौन कौन से होते हैं इस यहाँ पे देखते हैं। माँ और बाप उसके और उनके बच्चे होते हैं, एकल मतलब यूनिट फैमिली में होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं संयुक्त परिवार में। या और कौन कौन से हो सकते हैं? तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी और माँ बाप और बच्चे होते हैं। ये क्या है? संयुक्त परिवार मीन्स ज्वाइंट फैमिली है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एनसीएफ 2005 क्या है? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो 3 to 5 क्लास के पर्यावरणीय अध्ययन है उसको 6 थीमों में बांटा गया है। कितने थीमों में बांटा गया है? 6 थीमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। क्या है? परिवार और मित्र। क्या? परिवार और मित्र मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा क्या है? परिवार रहेगा तो फिर उसको भोजन कर न्यूट्रिशंस करने के लिए भोजन के फूड की ज़रूरत होती है, और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद फिर रहने के लिए घर की भी ज़रूरत होती है। तो ये 4 पार्ट हो गए। कौन? परिवार और मित्र, भोजन, पानी और आवास। नेक्स्ट 5वां क्या है? यात्रा, मतलब कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे भी, जिस चीज़ों का यूज करेंगे वो यात्रा के रूप में हो जाएगा। या तो पैदल जा सकते हैं, या साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से, या कार। इस समय में कार भी हो सकता है। पहले के ज़माने में एक्का उक्का ये सब होता था जिससे जाते थे लोग। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं मीन्स इसमें क्या ऑक्यूपेशन आ जाएगा। 6 पॉइंट में क्या है? चीज़ें जो हम बनाते हैं उसके बारे में और करते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन के बारे में। ये 6 पॉइंट हैं, मतलब 6 थीम हैं जो हमारे एनसीएफ के 3 to 5 पर्यावरण के अध्ययन में दिया गया है, ठीक है। अब इसके कुछ उप थीम भी हैं। क्या है? उप थीम मीन्स परिवार एवं मित्र की उप थीम क्या है? संबंध है। परिवार रहेगा और मित्र रहेंगे तो संबंध तो रहेगा ही। और कुछ कार्य भी लोग करते हैं, उसके साथ साथ खेल भी खेलते हैं। जो छोटे बच्चे रहेंगे और भी लोग जो होते हैं वो लोग खेल भी खेलते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। जानवर को अपने पेट एनिमल्स भी होते हैं उनको पालते भी हैं। उसके साथ साथ पौधे भी कुछ लगाते हैं अपने घर के अगल बगल। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? जो ये क्या थी? उप थीम थी। किसका? परिवार और मित्र का। पौधे। अब पौधे के बारे में, पेड़ और पौधे के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में। ट्रीज और प्लांट्स होते क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिज, ट्री मीन्स ब्रिज। ब्रिज जो होता है, ये जो होता है क्या? पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। मतलब इनका साइज कैसा होता है? बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। इनका जो मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक बोला जाता है। ट्रंक का मतलब क्या होता है? जो रूट से ऊपर होता है और ब्रांच से नीचे होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। मतलब वुडी स्टेम, वैसा वुडी लकड़ी वाला स्टेम जो रूट से ऊपर होता है और ब्रांच से नीचे होता है उसे ट्रंक कहा जाता है। और जो इसमें शाखाएं होती हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे क्या है? जैसे नीम, आम, बरगद, जामुन और कटहल। ये सब चीज़ें आप देखे भी होंगे, आपके घर के अगल बगल होंगे भी। अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं तो शहर में भी होते हैं, बट कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं। इसलिए हर जगह शहर में भी ये सारी चीज़ें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि इन्वायरमेंट हम लोग का सही रहे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, झाड़ी के बारे में। झाड़ी क्या होता है? ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? मध्यम आकार के, मीडियम साइज के। और झाड़ियों के पास एक केंद्रीय
तना नहीं होता है, मीन्स सेंट्रल, जैसे ये नीम आम बरगद के पास सेंट्रल स्टेम होती है, तो ऐसा तना नहीं होता है इसमें। और ये इसमें शाखाएं तने के आधार के पास से होती हैं, यानी कि भूमि के पास से निकलती हैं, तने के पास होती है, भूमि के पास निकलती हैं। इसकी कई शाखाएं होती हैं जो जमीन के करीब होती हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? गुलाब है, और क्या है, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया और नागफनी। ये सब सारी चीज़ें आप देख भी रहे होंगे जो होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? साग के बारे में। किसके बारे में? साग मतलब हर्ब्स, जो हम लोग साग सब्जी बनाते हैं ना, उसके बारे में। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है, तथा इनका कोमल तना होता है। तना कैसा होता है? स्टेम जो कैसा होता है? कोमल होता है और हरा होता है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। और जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस, पालक, सरसों, गेहूँ, बैगन, पुदीना, धान, ये सब सारी चीज़ें आप लोग यूज भी करते होंगे अपने घर में। मीन्स ये ईवीएस का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साग हर्ब्स हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? घास के बारे में। घास होता क्या है? घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर भी फैला हुआ है, उससे कहीं भी ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ है। घास की जड़ें मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अगर खुरपी तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको आप इमेज सर्च करके देख सकते हैं कि खुरपी कैसी होती है। इससे घास को निकाला जाता है। मीन्स वीडीसाइड्स, जो वीड्स होते हैं ना खेतों में, जो मतलब क्रॉप के अलावा जो भी ऐसे प्लांट्स उगते हैं वो वीड्स होते हैं, तो उसको खुरपी के माध्यम से निकाला जाता है। या वीडीसाइड्स जो होते, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, वीडीसाइड्स आते हैं, उसको निकाला जा सकता है। अब पौधों के कुछ अन्य प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या? विसर्पी लता मीन्स क्रीपर प्लांट्स। कैसे? क्रीपर प्लांट्स जो नीचे चलते हैं, जिन पौधों की तना काफ़ी कमज़ोर होती है। कैसी होती है? बहुत ही कमज़ोर होती है, और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, ज़मीन पर ही फैले रहते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कट्टू, खरबूजा, लौकी और तरबूज। कौन? लौकी, तरबूज, शकरकंदी, ये सब्जी होते हैं क्या? विसर्पी क्रीपर प्लांट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? आरोही लता, क्लाइंबर प्लांट। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो क्लाइंबर प्लांट्स हैं? आरोही लता। देखिए, आप कुछ चीज़ों को इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश करिए और कुछ चीज़ों को हिंदी में, जिसमें इससे कहने का मतलब ये है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इससे आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करें क्लाइंबर प्लांट्स के बारे में। वे पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट्स। इन अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो कमेंट में करिएगा मैं सर गांव से बिलोंग कर रहा हूं और ये सब सारे चीज़ों के पेड़ पौधों को मैं देखा हूं, ऐसे पौधों को मैं देखा हूं, मटर का पौधा। और वो लोग आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे उसका फ़ोटो भी खींच के भेज सकते हैं, जिससे कि मैं और भी वीडियो में दिखा सकता हूँ। मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट्स, ये सब सारे चीज़ों के पौधों के फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पौधों की संरचना। पौधों की संरचना कैसे होती है? स्टेम मीन्स तना। तना क्या होता है? तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? शाखाएं होती हैं और पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या? तने में ऊपर की ओर चलता है। कैसे चलता है? जाइलम के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम के द्वारा जो किया जाता है, तो वाटर और मिनरल जो होते हैं रूट से लेकर के किस पे जाते हैं? पत्तियों तक जाते हैं, पूरे तने तक जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज जो होते हैं, जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने के ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। नोड किसे कहते हैं? तने के जिस बिंदु से शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड बोलते हैं, नोड कहते हैं। पत्ती, अब पत्ती क्या होता है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्टेम से जुड़ी होती है, उसे पेटीवोल बोलते हैं, मीन्स पर्णवृंत कहलाता है।
पत्ती के चपटे भाग हरे भाग को फलक कहते हैं और पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं, वेनेशन बोलते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों एवं सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, वेनेशन बोलते हैं। तो इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे जितने भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको नंबर गेन करने में हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों को बार बार आप रिवाइज भी करते रहिएगा। अगर यह डिजाइन नेक्स्ट क्या है पॉइंट, अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास कहलाता है, जालिका रूपी कहलाता है। तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प, जल की बूंदें जो क्या करती हैं, पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, वाटर वेपर के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। और जो स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा एक छिद्र होता है जिसके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। मीन्स पौधे जो होते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर को बाहर निकालते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती जो हमारी पत्तियां होती, लीव्स होती हैं, वो भोजन बनाने के लिए भी प्रयोग करती हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है, जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। आपने देखा भी होगा कि जो रेगिस्तान के प्लांट्स होते हैं वो उनकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत मतलब कि जालीदार होती हैं, मतलब कि मोटी होती हैं और उसमें से नुकीली होती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। पत्ती में मंड स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च, मतलब ये जो भोजन बनाते हैं ना, स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। क्या होता है, कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के हम बात डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करें, जड़, रूट। रूट का काम क्या है, जड़ें जो होती है मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। किसका करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। और जड़ पौधों को मिट्टी में बनाए रखती हैं, जड़ पौधों को मिट्टी में अच्छे से पकड़ करके रखती हैं, जिससे कि वो गिरता नहीं है पौधा। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपियोका आदि जड़ें होती हैं। क्या होती हैं, गाजर, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जड़ को आप किसको खाते हैं, तो गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम व टैपियोका आदि की जड़ें को खाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट जड़ों की कितनी प्रकार होती हैं उसके बारे में डिस्कस। जड़ों की कितनी प्रकार होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन, मूसला जड़ मीन्स टैप रूट। टैप रूट में कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ें होती हैं, मेन जड़ होती है, उससे कई अन्य जड़ निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। मूसला जड़ जो होती है जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण क्या है, चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। ये सब सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि टैप रूट कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, तो चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सर तो डियर टीचर्स, आप ये समझिए कि आपको कैसे क्वेश्चन क्रिएट करना है। इसे आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए। इस कोर्स को देखते हुए भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी डेली सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको ये पता चले क्वेश्चन कहाँ से बनाया जा रहा है, तो आप नंबर गेन करने में हेल्प मिलेगी आपको। अब हम डिस्कस करते हैं रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट। इस प्रकार की जड़ तनों के आधार से निकलती हैं और इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। कौन, रेशेदार जड़ जो होती है ना, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं और ज़मीन में चारों तरफ फैल जाती हैं। उदाहरण क्या है इसके, धान, गेहूँ, मक्का, प्याज, ये इसके उदाहरण हैं। यदि पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधों की जड़ें मूसलाधार होती हैं। जालिका रूपी होगी तो कैसा रहेगा, मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समांतर होता है तो रेशेदार होती हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा, अच्छे से नोट करके रखिएगा। दोस्तों अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो ये नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑफिशियल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे कि आपको
हेल्प मिलेगी नोट्स लेने में। पुष्प फूल, पुष्प किसे कहते हैं? फूल मीन्स इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पुष्प। पुष्प जो है इसका क्या है? पर्यायवाची है फूल का, और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, इसको इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग है। क्या है? रिप्रोडक्टिव आर्गन। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव आर्गन पेनिस होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव आर्गन वेजाइना होता है, उसी तरह पौधों में रिप्रोडक्टिव आर्गन फूल होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प मीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और उभयलिंगी पुष्प मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? एक लिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी पुष्प वह होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होती हैं। तो ये एक लिंगी पुष्प होगा। इसके उदाहरण क्या हैं? पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज, साइकस। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल कौन होता है? उभयलिंगी बाइसेक्सुअल वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग की संरचना होती है, दोनों नर और मादा दोनों होते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। ये पूछा जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से हैं, तो धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों और सूरजमुखी और लिली। उसके बाद एक लिंगी के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस हो जाएगा। बाह्य दल, उसके बारे में बाह्य दल क्या है? सेपल्स को बोला जाता है, पंखुड़ी पेटल्स को बोला जाता है, और पुंकेसर किसको बोला जाता है? स्टेमेन को, स्टिकेसर पिस्टिल को, और पराग पोलन ग्रेन को बोला जाता है। ये फूल के भाग हैं। क्या हैं? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फूलों के प्रकार, फूलों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फूलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। पेड़ों पे लगने वाले फूल, पेड़ों पे जो फूल लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुलमोहर कदम। गुलमोहर कदम ये पेड़ों पे लगने वाले फूल हैं। अब झाड़ियों पे लगने वाले फूल कौन कौन से हैं? गुलाब और गुड़हल, हिबिस्कस और रोज। बेल पे लगने वाले फूल कौन से हैं? चंपा और रात रानी। उसके बाद पानी के पौधों पर लगने वाले फूल कौन से हैं? लोटस, कुमुदनी, वाटर लिलीज मीन्स कमल और कुमुदनी हो जाएंगे। सिर्फ रात में लगने वाले फूल कौन से हैं? रात की रानी चमेली, रात की रानी चमेली, जैस्मिन। और जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो फूल है वो दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है। जिधर मीन्स सन रहेगा उधर ही ये इसका मुख भी होगा। आंख बंद करके भी खुशबू से पहचान जाने वाले फूल होते हैं। कौन कौन? आंख बंद करके खुशबू से पहचाने जा सकते हैं फूल को। कौन कौन से हैं? गुलाब, चमेली, गेंदा, रोज मीन्स रोज, जैस्मिन और मेरीगोल्ड। ये सब जो है क्या? खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल कौन कौन से हैं, तो चमेली, गुलाब और गेंदा हैं। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं वो कौन से फूल हैं? जैसे रजनीगंधा, मोगरा, रजनीगंधा, मोगरा। और जो साल भर खिलते हैं तो कौन सा हो जाएगा? रोज और गुड़हल। गुड़हल जो है और रोज जो है ये क्या है? गुलाब। ये साल भर खिलते रहते हैं। एक ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते हैं, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट में फूल कभी भी नहीं आता है। ठीक है। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल कौन है? गुलाब और गुड़हल। गुलाब और गुड़हल जो है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल हैं। जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, गुलदावरी, जीनिया, गेंदा, और ये इनसे क्या बना? रंग बनाए जाते हैं। किससे? गुलदाउदी और जीनिया और गेंदा से। मेरीगोल्ड से यहाँ पे मिस्टेक है, क्या टाइपिंग मिस्टेक है? गुलदाउदी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्या अब इसके आप इसके इमेज भी देख सकते हैं। क्या इमेज क्या दिया हुआ है? गुड़हल का कैसा दिया हुआ है? हिबिस्कस का। और सेकंड पे क्या है? मेरीगोल्ड मतलब गेंदा का है, और सूरजमुखी सनफ्लावर का है। नेक्स्ट उसके बाद क्या? गेंदा का, मेरीगोल्ड गेंदा का। नहीं, ये सेकंड पॉइंट जो है ना वो गेंदा का नहीं है, वो कमल का, गुलाब है, रोज है सेकंड पॉइंट में। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे क्या है? गेंदा हो गया मीन्स मेरीगोल्ड हो गया। चंपा जो हो गया ये फिफ्थ पॉइंट पे है। चमेली जो है सिक्स पे है। अब नेक्स्ट क्या है?
तुलसी, तुलसी जी का पेड़ ने आपने देखा होगा, तुलसी जी के जो सर्प्स होते हैं, मतलब तुलसी जी के पौधे को आपने देखा होगा, रात रानी और ये क्या है, गुलदाउदी, ठीक है, ये सब सारे क्या थे, उनके फूल थे, फ्लावर्स थे। अब देखते हैं क्या जलीय पौधा, एक्वेटिक। एक्वेटिक पौधे का मतलब क्या हुआ कि जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। जली, अब इसके क्या बारे में, इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जली पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। कैसा होता है, खोखला एवं हल्का, उसके साथ साथ लंबा भी होता है। ऐसे तनों के कारण पौधों में पानी आसानी से तैर लेता है। ऐसे तनों के कारण पौधा पानी में आसानी से तैर लेता है। जली पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। जड़ें क्या होती हैं, आकार में बहुत छोटी होती हैं और तलहटी में जाकर के जमाए रखना होता है। कमल, जलकुंभ भी जलीय पौधे हैं। क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये। कमल और जलकुंभ भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में डिस्कस करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य, असम, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में है। पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पश्चिमी घाट देखिए, ये पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आदि में। ठीक है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। पश्चिमी घाट में कौन से हैं, पश्चिमी घाट में भी होता है बारिश ज़्यादा। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता की अधिकता होती है। किसकी, जैव विविधता। जैव विविधता मतलब क्या हुआ कि जैव मतलब बायो, बायो का मतलब जो जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स है उसको, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विभिन्नताएं की अधिकता होती है। किसमें, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। अब हम जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते। क्या है जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, दो शब्दों से, बायो और डाइवर्सिटी का अर्थ, बायो का और डाइवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है। और बायो का अर्थ क्या होता है, लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित वस्तुएं, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पेसीज। कौन, डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, विभिन्न प्रजातियां। कौन कौन, विभिन्न प्रजातियां मीन्स अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सुनिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में किया गया था। कब किया गया था, 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। किसने किया था, W.G. रोजेन ने किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया, जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल और पश्चिमी घाट, अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ये क्या है, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं इंडिया के। अब हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो वर्तमान में विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं। कितने, 36 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। और जिनका विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% पे है, 2.4% पे विश्व के क्षेत्रफल पे क्या है, 36 हॉटस्पॉट्स हैं पूरे विश्व में। और विश्व में 36 हॉटस्पॉट हैं में से भारत में कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट भारत में 36 में से। और जैसे विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, अटलांटिका वन, उसके बाद पूर्व मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन
के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। ये सब क्या है? विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं क्या? भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र। कौन? भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। ये क्या है? भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी है, उसके बारे में भी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे लंबा वृक्ष, जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। कौन सा है? सिकोया है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? किसी भी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वो अपने नेचुरल आवास में 50 सालों से नहीं देखी गई होती है, उसको हम लोग विलुप्त माना जा सकता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाने वाली कहाँ पे जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, मीन्स शांत घाटी, केरल में भी पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पे है? साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? फ्लावर्स वैली। फ्लावर्स वैली कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है ये फ्लावर्स वैली, उत्तराखंड में है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि से। किससे? वेटलैंड से संबंधित है रामसर सम्मेलन संरक्षण। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। लवणीय आर्द्र भूमि मतलब सैलीन वाटर वाली, सैलीन आर्द्र भूमि कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब बीज के बारे में डिस्कस करते हैं। बीज क्या होता है? बीज से ही तो पौधे उगाए जाते हैं। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख करके, लौकी जो होती है, लौकी आपने देखा होगा, कुकुम्बर, उसको, उसके अंदर से बीज को निकाल लिया जाता था और वो जो उसको सुखा लिया जाता था, उसमें फिर रखा जाता था और उसके ऊपर से मिट्टी का लेप कर देते, जिससे कि वो जो बीज है, सीड्स है, वो खराब ना हो, उसके अंदर और कोई भी इंसेक्ट्स या ये सारी चीज़ें न लगे, और पत्तियां भी इनके अंदर डाली जाती थी जिससे कि बचाया जा सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फोटो में दिखाया भी गया है कि बीज कैसे होते हैं, इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। कौन? पौधे खुद ही, मतलब कि जब सूखते हैं तो दूर तक उनके बीजे चले जाते हैं, कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं और उससे बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। ये क्या होते हैं? बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि क्या होती है? ये बीज होते हैं। और मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित होता है, मीन्स स्प्राउट्स हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज में सांस लेने में सक्षम होते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलता रहता है, इसलिए वो अच्छे से स्प्राउट्स हो जाते हैं, जम जाते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं होते हैं, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है? क्यों नहीं होते हैं वो? तो बीज क्षतिग्रस्त हो सकते थे, क्षतिग्रस्त थे इसलिए नहीं हुए। बीज बीज से टूट गए थे इसलिए वो नहीं जमे। बीज में कीड़े लग चुके थे इसलिए वो नहीं जमे। चावल, गेहूं, ओट्स यह सभी अनाज हैं और इनका प्रवर्धन प्रोपगेटेड बीजों द्वारा होता है। इनके बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। अब हम बीजों का अंकुरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीड जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन क्या होता है? उस प्रक्रिया को कहते हैं सीड जर्मिनेशन, जिसमें एक बीज पौधे में बदलने लगता है। एक बीज जो होता है किसमें बदलता है? पौधे में बदलने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, मीन्स टेम्परेचर की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है और वायु की आवश्यकता होती है, तो वो स्प्राउट्स होंगे, मीन्स जर्मिनेशन उनका होगा। सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए अनिवार्य नहीं है। सभी बीजों के लिए अनिवार्य नहीं है, बट कुछ बीजों के लिए सूर्य के प्रकाश के बिना उगते भी वो नहीं है, अंकुरित भी नहीं होते। अब बिना बिना बीजों के उगने वाले पौधे, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके पास बीज नहीं होते लेकिन तब भी वो उगते हैं,
तो बिना बीजों के उगने वाले पौधे वे होते हैं जिनके बीज नहीं होते, जैसे मनी प्लांट्स, जिन्हें अन्य विधियों से प्रजनन कराया जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिना बीज से। अब इसके कुछ उदाहरण क्या हैं, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा इस पौधों को पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। किससे? पत्तियों की कटिंग से एलोवेरा को उगाया जा सकता है। और मनी प्लांट, इस पौधे को स्टेम की कटिंग से उगाया जा सकता है। और स्नेक प्लांट क्या है, इस पौधे को पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा क्या होता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इस पत्थर चट्टे को आपने देखा भी होगा, बहुत सारे गांव में ये दिखाई भी देते हैं। तो देखा, जिन्होंने देखा है वो हमको कमेंट करें, और या उसका फ़ोटो भी मेरे ऑफिशियल नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे मैं और लोगों को दिखा सकता हूँ कि पत्थर चट्टा होता कैसा है। इस पौधों को पत्तियों की कलम से उगाया जाता है, पत्तियों की कलम से उगाया जा सकता है। फाइनस और फर्न, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल्स, स्पोर्स, कटिंग से भी उगाया जा सकता है, फाइनस और फर्न को। आलू का पौधा कैसे उगाया जाता है? आलू का पौधा, आलू बिना बीज के ही उगता है। किसके उगता है? बिना बीज के ही उगता है। आलू एक तना होता है, क्या होता है, स्टेम होता है आलू, और इसे तने से ही उगाया जाता है, और हम तने को भी खाते हैं। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि तना, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसके हम तना को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। तो आलू के एक पौधा है जिसको हम लोग खाते हैं, तने को, ठीक है। गुलाब का पौधा कैसे उगता है? इस पौधे को तने से उगाया जा सकता है। और गन्ना एक तना होता है, और इसे भी तने के द्वारा ही उगाया जाता है। केले का पौधा, केला बिना बीज के ही उगता है, इसकी पतली जड़ों द्वारा उगाया जाता है, इसकी पतली जड़ों द्वारा उगाया जाता है केला का पौधा। और केला तो आप सब लोग खाते भी होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए आ गया, ये मेन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। पौधों का वह भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे जड़ को हम किस पौधे की जड़ को खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंदी के जड़ को खाते हैं। और तना किसको खाते हैं? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल, इसमें हम तना को खाते हैं, ठीक है। और बीज, पत्ती के बीज को किसको खाते हैं? पत्ती को किसको खाते हैं? धनिया पत्ता गोभी, अरवी, पालक, कड़ी पत्ता, इन सब चीज़ों को हम लोग खाते हैं पत्ती के रूप में, ठीक है। अब बीज, किसके बीज को हम खाते हैं? चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज को हम लोग खाते हैं। फूल को किसको खाते हैं? सहजन, केला, कचनार, और इन सब चीज़ों को खाते हैं। अब हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनेशन, एक पौधे के परागकोश एंथर से पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पराग पोलन का स्थानांतरण, जो बाद में निषेचन, फर्टिलाइजेशन और बीजों के उत्पादन, सीड प्रोडक्शन को सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल या पशुओं द्वारा संपन्न होता है, उसे परागकण कहते हैं। मीन्स एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। वो किसी माध्यम से भी हो सकता है, वायु के माध्यम से, या जल के माध्यम से, या पशुओं के माध्यम से भी स्टिग्मा, जो एंथर जो होता है पौधे के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब परागण क्या होता है? पॉलिनेशन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और एक क्या होता है? पर परागण। तो पर परागण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक फूल के परागण पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। सामान्यतः स्वपरागण एक द्विलिंगी होते हैं, क्या होती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। किसमें होता है? स्वपरागण बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। अब हम पर परागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर परागण क्या होता है कि जब एक फूल से के परागकण, जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब परागण की कमी से होने वाले नुकसान, कौन कौन से नुकसान है? परागण की कमी हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा? परागण की कमी से पौधों में फूल का झड़ने लगते हैं। फूल क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा? फूल झड़ने लगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूल झड़ने लगेगा। फलों का सही समय पर नहीं पकना, फलों के पकने से ही पहले झड़ जाता है, फलों में मिठास की कमी आ जाती है, आदि की समस्याएं आती है। किसमें? पॉलिनेशन की कमी से होने वाले नुकसान पौधों में। अब पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन की कई प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, कीट द्वारा परागण, या कीट
के कीट परागण, ये सब चीज़ें मतलब पर परागण होता है या मनुष्य के द्वारा भी परागण हो सकता है। ठीक है, पक्षी परागण, पक्षी के द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण और घोंघों के द्वारा, सिनेल के द्वारा परागण। सिनेल में जो होता है कोई भी बोन्स नहीं होते हैं, उसमें मसल्स केवल पाए जाते हैं। स्नेल में, घोंघे में। जंतु परागण, जंतु परागण कैसे कहते हैं? जूफिली। इसका इंग्लिश क्या है? इंग्लिश वर्जन जूफिली है। मीन्स प्राणियों, एनिमल्स द्वारा पौधों का परागण, पॉलिनेशन करने को जंतु परागण कहते हैं, जूफिली कहते हैं। प्राणियों में से कुछ फूलों से फल या मधु, नेक्टर संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूल के पराग कणों, फॉरेन ग्रेन्स को अपने शरीर पर लेकर के दूसरे फूल पर छोड़ देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? जंतु परागण। मतलब जंतु के द्वारा जो परागण होगा उसको जंतु परागण बोलेंगे। ठीक है, प्राणियों में से चमगादड़ के से होने वाला परागण को क्या बोलता है? चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। पक्षी के द्वारा परागण होने वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और घोंघों के द्वारा परागण का मैल्कोफिली बोलते हैं। और इंसेक्ट के द्वारा होने वाले परागण को एंटीमोफिली बोलते हैं। मछलियों के द्वारा तो टेलेक्टियोफिली बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य परागण आदि कहलाते हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाले को क्या बोलते हैं? चमगादड़ द्वारा होने वाले को चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा पौधों का परागण, पॉलिनेशन करने को कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। और चमगादड़ कई प्रकार के पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश है। क्या है? पॉलिनेटर हैं, परागकोश हैं। विशेषकर ये कहाँ पे होते हैं? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। वे पुष्पों के मधु और पराग का सेवन करते हैं। किसका करते हैं? मधु और पराग का सेवन करते हैं, जो सामान्य बड़े सफ़ेद या हल्के रंग के से सुगंधित होते हैं और रात में खिले होते हैं। ठीक है, अब पक्षी परागण मीन्स ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा पौधों का परागण करने को ऑर्निथोफिली कहते हैं। और यह ग्रीक शब्द से बना, किससे बना है? ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पक्षी और प्रेम, जो पुष्पों के प्रति पक्षियों के आकर्षण को संदर्भित करते हैं। पक्षी कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश, पॉलिनेटर हैं। विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पॉलिनेशन होता है। पुष्पों का परागण करने वाले पक्षियों में हमिंग बर्ड है। कौन कौन से पक्षी हैं जो परागण करते हैं? तो हमिंग बर्ड, सनबर्ड, हनी हंटर, फ्लावर पेकर और कुछ तोते भी शामिल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैल्कोफिली। मैल्कोफिली मीन्स घोंघे के द्वारा पौधों का परागण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैल्कोफिली कहते हैं। घोंघे कुछ पौधों के दुर्लभ परागकोश, पॉलिनेटर्स हैं। विशेषकर नमीले आवासों में वे पुष्पों के मधु और कभी कभी पराग, पॉलन का सेवन करते हैं। पुष्पों का परागण करने वाले घोंघे में स्थलीय घोंघे और स्लग शामिल होते हैं। अब हम एंटीमोलॉजी मीन्स एंटीमोफिली। एंटीमोलॉजी मीन्स मतलब कीटों का अध्ययन बोला जाएगा तो इसको एंटीमोलॉजी बोलते हैं। और एंटीमोफिली मीन्स कीटों के द्वारा परागण जो होता है उसको एंटीमोफिली बोलते हैं या एंटीमोफाइल। कीटों द्वारा परागण करने को एंटीमोफिली कहते हैं। पुष्पों का परागण, पॉलिनेशन करने वाले कीटों में मधुमक्खी, ततैया, तितली, कीट, मक्खी, भंग और चींटी शामिल होते हैं। पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन मीन्स कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे बहुत अधिक, जो हाइड्रो मीन्स देखिए जहाँ पे हाइड्रो आएगा मीन्स वहाँ पे जल की बात की जाएगी। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोफाइट्स और हाइड्रोपोनिक्स मतलब वो तकनीक जो जल में किसी भी चीज़ को उगाई जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अभी ये चीज़ें आएगी नेक्स्ट पेज पे, हो सकता है कि हो। जलोद्भिद मतलब हाइड्रोफाइट, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से, इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट, राइजोम्स जो होते हैं आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जैसे जल में डूबे रहने वो मंद प्रकाश, डिम लाइट के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। जलोद्भिद पौधों के कुछ उदाहरण कमल है, सिंघाड़ा है और हाइड्रिला है और वेलिस नेरिया और जल कुमुदनी है। समोद्भिद मीन्स मीजोफाइट्स, समोद्भिद ये पौधे सामान्यतः उस स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक स्वस्थ हो, शुष्क होती है और न ही अधिक नमी वाली होती है, उसको
समुद्भिद बोलते हैं। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बागीचे और खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। समुद्भिद पौधों में कुछ उदाहरण हैं पीपल, नारियल, आम, गन्ना, शीशम, साल आदि हैं। अब हम मरुद्भिद, जीरोफाइट, जीरो मीन्स ड्राई, जो ड्राई जगहों पे उगते हैं उसको हम मरुद्भिद बोलते हैं। मीन्स जीरो जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब ये समझिए कि जीरोफाइट्स, मतलब ड्राई, सूखा हुआ प्लेस पे उगने वाली चीज़ों को मरुद्भिद बोलते हैं, जीरोफाइट्स। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे बोलते हैं, डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं। जहाँ मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि, ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। पौधों के कुछ उदाहरण हैं नागफनी, सहारन, कसनी और सपेज। ये सब क्या हैं? मरुद्भिद के उदाहरण हैं। अब लवणोद्भिद, लवणोद्भिद मतलब कि हैलोफाइट्स, जिन मिट्टी में सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl मीन्स नमक, NaCl का फुल फॉर्म मतलब NaCl का केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 अधिकता होती है किसमें? लवण वाले मिट्टी में, जिस मिट्टी में, तो उसको लवणीय यानी खारी सेलिन मिट्टी कहलाता है। तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद, हैलोफाइट पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित कर नहीं पाते हैं और इसे लवणोद्भिद पौधों के कुछ उदाहरण कौन कौन से? मैंग्रोव वन या समुद्री लेवेंडर या सुनहला, ठीक है, ये आदि हैं। अब हम इसके बारे में किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सिंचाई के बारे में, इरिगेशन, कैसे पौधों को ये वाटर की अवेलेबिलिटी कराएं, पौधे को फूड कराएं। पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। 80% क्या होता है? भागी पानी होता है। जल जो हरे पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं, फूड बनाती हैं, फूड लेती हैं। और पौधे की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जड़ें जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मृदा से लेती हैं उसे पत्तियों तक जल की उपस्थिति में ही होता है। उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है, जिसको हम जाइलम के द्वारा भेजते हैं। अब हम सिंचाई के मेथड्स किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? सिंचाई के मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल या प्रवाह विधि, कौन सा? जल या प्रवाह विधि। फ्लोटेशन और फ्लो मेथड्स, यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्यारी या बराहा विधि, क्यारी, सेंटर पाइवट इरिगेशंस। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बने होते हैं और बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर क्यारियों की सिंचाई हो सके। कूड़ विधि कौन सा है? फरो मेथड्स। यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बनी होती है जिन्हें कूड़ कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि में मेड़ों पर बोई जाने वाली फसल में इस विधि से सिंचाई की जाती है। मेड़ों पे बोई जाने वाले चीज़ों पे इस विधि से कूड़ विधि के थाला विधि के द्वारा क्या है? रिंग बेसिंग मेथड्स। इसमें छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं और इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलें में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तुरई आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें विधि थी। अब छिड़काव विधि है, क्या है? स्प्रिंकलर मेथड्स। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है वहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है और ये लाभदायक भी होती है उस विधि। मतलब ड्रिप सिंचाई विधि, ड्रिप मेथड्स। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि को
विधि में वाष्पीकरण की क्रिया से जल की हानि नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी पाइप का लाइन में खेतों में बिछाई जाती है। पीवीसी पाइप का पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कौन सी क्या फुल फॉर्म होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों अब हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे निपेंथिस जो होता है क्या करता है, ये इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि निपेंथिस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। निपेंथिस जो होता है कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े छोटे जीवों का शिकार करता है। किसका करता है? कीड़े मकोड़े या छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। किसका? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग कि पत्ती का ढक्कन लगा हुआ है और इसमें से खुशबू निकलती है। क्या निकलती है? खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। निपेंथिस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है या इसे पीचर भी प्लांट भी बोला जाता है। अन्य कीटबच्ची इंसेक्टिवोरस पौधा है ड्रोसेरा, सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया। ये सब क्या कीटबच्ची पौधा है, इंसेक्ट को खाने वाले पौधे हैं। तो अब क्रोटन के पौधे के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रोटन प्लांट्स, क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। क्रोटन पौधे क्या करते हैं? जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटन के पौधे जड़ में जमीन में ज़्यादा गहरी तो नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं। क्या होती हैं? इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं, मीन्स मिट्टी में पानी नहीं है और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। ओके दोस्तों, रेगिस्तानी ओक, ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर, जब आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर में दिया गया था, पूछा गया था। डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? इसलिए कम होती हैं क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तो पत्तियां कम होगी तो वेपोराइजेशन कम होगा, मतलब रेस्पिरेशन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये अंदर तक जाते रहते हैं। यह पानी के पेड़ तने में जमा होता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। पानी कहाँ पे जमा करते हैं? पेड़ के तनों में। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर उसमें से निकाल लेते हैं पानी को। ये लोग, पानी की कमी रहती तो पेड़ से पानी को पतला पाइप डाल करके निकाल लेते हैं। अब बरगद के बारे में डिस्कस करते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? उसकी लटकन जड़ें होती हैं। लटकन जो होता है जड़ी होते हैं, ये टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अब सब्जियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्जियाँ, अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल की होती हैं। किसकी होती हैं? अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल की होती हैं और कुछ सब्जियाँ पौधों का फल भी होता है, जैसे लोहा, आयरन, गुड़। तो ये हो गया। आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है ये। और विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन से, कहाँ से कौन सा सब्जी आया हुआ है, तो इसको ये ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है हरी मिर्च कहाँ से आई हुई है, टमाटर कहाँ से आया हुआ है, आलू कहाँ से आया हुआ है। तो साउथ अमेरिका से टमाटर, हरी मिर्च और आलू आया हुआ है। ठीक है। गोभी और मटर कहाँ से आया है? तो यूरोप से आया है। गोभी और मटर यूरोप से आया है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहाँ से आया है? तो चीन से आई है। चीन से कौन आया है? सोयाबीन आया है। तो ये सारी सब्जियों का फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ओके। पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे जड़, रूट, मूली, गाजर, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंदी की हम जड़ को खाते हैं। और तना, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, डंठल, मतलब इसके तन को खाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। पत्ती, लीफ, धनिया पत्ता, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ों को, उसके पत्तियों को हम लोग खाते हैं। बीज,
जो होता है चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, हरी मटर के बीज, ये सब चीज़ों को हम लोग बीज के रूप में खाते हैं। और फूल, सहजन, केला और कचनार को हम लोग फूल के रूप में खाते हैं। ठीक है। जल्दी से खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल और सब्जियां के बारे में डिस्कस करें। जल्दी से खराब होने वाले सब्जी कौन से हैं? तो हो जाएगा पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, बैगन और अंगूर, ये सब जल्दी से खराब होने वाली सब्जियां हैं। और कुछ दिनों तक रखे जाने वाली सब्जियां कौन है? लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, ये सब चीज़ें। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। जड़ें क्या करती हैं? पौधों को सहारा देती हैं तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। खनिजों को, मिनरल्स को और वाटर को अवशोषित करती हैं। जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस मैदान में 1 टीन बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ पौधों बिना बोए खेत में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार, वीड्स कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगे और फसल कम उगेगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं और बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं और ज़मीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पानी के सहारे ही पत्तियों और पौधों के अन्य भाग तक जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं और आगे का जो पोर्शन है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही सीरीज ईवीएस की सीरीज ऐसे चलती रहेगी और आप लोग इस वीडियो कंटेंट से जुड़े रहेंगे, जिससे कि आप सीटेट को अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हैं। मीन्स 120 और 120 प्लस नंबर से क्रैक कर सकते हैं। तो इस सीरीज से जोड़ने के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।